हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। मैंने प्रीवियस 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, आज मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ विधायिका का। तो हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में, ठीक है, विधायिका के बारे में कि विधायिका पर जो है कार्यपालिका जो है किस प्रकार नियंत्रण रखती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, विभिन्न समितियां हैं, संसदीय समितियां, उसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो जो है एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है गाइज, और हम अपने संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं कि संविधान से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो अवेयर होके पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। तो हम बात करेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए, आप सभी को पता है कि आजकल की संसद का काम केवल कानून और विधान बनाना नहीं है। आज देखिए, इस संस्था ने अब अनेक काम की जो है कर रही है। ये विभिन्न भूमिकाएं भी निभाती हैं, ठीक है, जिनमें अनेक परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि उनमें भेद करना कठिन हो जाता है, लेकिन ये तथ्य लोग जो है समझते नहीं हैं। और संसद के जो कार्य है, कार्यकारण है, किसी एक या दो पहलुओं पर ही बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक संसदीय जो राजनीति है, इसमें जो है वर्तमान संसद की भूमिकाएं जो है पूरी तरीके से निश्चित करने और इसके जो कार्य हैं इनके विश्लेषण करने का प्रयास बहुत ही भ्रामक सिद्ध हो सकता है। अब आप ये देखिए कि संसद के प्रति कार्यपालिका का या फिर कह लीजिए सरकार का दायित्व जो होता है, तो वो प्रायः कार्यपालिका पर या सरकार नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है। 2 बातों पे डिपेंड करता है ये। पहली चीज कि मंत्रिपरिषद का संसद के निर्वाचित सदन के प्रति सामूहिक दायित्व संबंधी संवैधानिक उपबंध हो और बजट पर संसद का नियंत्रण हो, ठीक है। और ये दोनों मामले हैं ना, ये दोनों मामले जो है कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है ना, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। अब ये संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर ये कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ना संसदीय लोकतंत्र जो है मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें जो है मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन में वही बात मानना पड़ेगा। तो जब जो है संसद सक्रिय और सचेत होगी ना, तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। यानी कि संसद जो है अनेक विधियों का प्रयोग करके कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। अभी हम इसका स्वरूप भी पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार नियंत्रित करती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना जरूरी ये है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक, यानी कि बिना डरे काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, और ये जो है इसे जो है संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। आप बहस में देखे ही होंगे कि लोग जो है एक दूसरे को बहस के दौरान ना एक दूसरे को मारने पे भी आबादा हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। तो ये जो है संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विधायिका के अध्यक्ष को ना संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। अब देखिए, ये जो विशेषाधिकार है इनका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है ये उद्देश्य इसलिए बनाया गया है कि सांसद और विधायक, ध्यान रखेंगे, सांसद और विधायक अपनी जो है अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके, अपनी जो है जनता की बात ठीक तरीके से पहुंचा सके पार्लियामेंट की बहस में, ठीक है, और कार्यपालिका पर प्रभावी जो है नियंत्रण रख सकें। अब संसद ये नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? आइए इसी के बारे में अब हम बात करते हैं। बात करेंगे संसदीय नियंत्रण के साधन। देखिए, संसदीय जो नियंत्रण होता है ना, वो लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने काम करती है। और ये जो काम है ना, ये काम होते हैं नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, या कानून या नीति को लागू करने के बाद वाली अवस्था, यानी कि
किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विधायिका जो है ना वो ये काम कई तरीकों से करती है। अब देखिए, पहला हो गया बहस और चर्चा, दूसरा कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, ठीक है, तीसरा हो गया वित्तीय नियंत्रण और चौथा हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे पहले बात करेंगे बहस और विवाद। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, कैसे? देखिए, आप सभी को पता है कि कानून जो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो केवल एक ही प्रक्रिया से नहीं होकर गुजरता है। तो कानून निर्माण की करने की ये जो प्रक्रिया होती है, विधायिका के सदस्यों की कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है और जबरदस्त बहस होती है, वाद विवाद होता है, इसके पक्ष में विपक्ष में जोरों की बहस होती है। ठीक है, और विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त ना सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। तो ऐसे जो है अवसर निम्नवत है। सबसे पहला है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल और ये है शून्यकाल। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता दूं। देखिए, लोकसभा में कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है वो कहलाता है प्रश्नकाल, जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को कहा जाता है शून्यकाल। अब आपको ध्यान रहेगा, प्रश्नकाल क्या होता है? लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। राज्यसभा में कार्यवाही का पहला घंटा शून्यकाल। यानी कि जो प्रश्नकाल होता है ना, इसमें सांसद जो होते हैं, ठीक है, ये विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं और जिसकी शुरुआत होती है 12 बजे से। ठीक है, वहीं अगर शून्यकाल की बात करें तो सांसद बगैर किसी तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया भी हुआ है, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल क्या है? इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, ठीक है, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और जो लोकहित है इसके मामले में आधे घंटे का चर्चा और स्थगन प्रस्ताव ये सारा आता है। देखिए, प्रश्नकाल जो है ना सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो संसद के सदस्यों ने ना प्रश्नकाल में गहरी रुचि भी दिखाई है, आप समझिए। और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है जब प्रश्नकाल का टाइम होता है और ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं ना वो लोक अभिहित के विषयों, जैसे कि देखिए मूल्य वृद्धि, आप देखिए कि पेट्रोल के दाम इस समय बहुत बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो ये भी मुद्दा होता है। अनाज की उपलब्धता कम क्यों हो गई, गरीबों को अनाज क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें चर्चा। समाज में कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार होते हैं जब दंगे होते हैं या कालाबाजारी होती है, तो इन सारे मुद्दों पे सरकार से सूचनाएं मांगते हैं। ठीक है, और इसमें ना सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। कैसे अवसर मिलता है? देखिए, एक स्पेसिफिक पोर्शन में ही जो है कुछ चीज़ें जो है मुद्दे घटित होती हैं, तो वहाँ के जो सांसद होते हैं, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो वो अपने जगह के मुद्दे जो है, स्पेसिफिक क्षेत्र के मुद्दे जो है, समस्याएं जो है उठाने का इस प्रश्नकाल के दौरान इन्हें अवसर मिलता है। तो प्रश्नकाल के दौरान ना वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं ना कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए बहुत ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना। आप देखिए, कभी टीवी में आप जो है बहस देखिए, जबरदस्त बहस, सदन में बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। यानी कि इतनी ज़्यादा जो है गहमा गहमी हो जाती है ना कि अध्यक्ष को बाहर भी करना पड़ता है कुछ सांसदों को। ठीक है, और इससे ना सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है बहस से। लेकिन इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम जो हैं सरकार से रियायत प्राप्त करने की राजनीतिक तरीके हैं, है ना, और इससे जो है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। अब देखिए आगे, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। अब देखिए, कानूनों को मंजूरी देने या फिर ना मंजूर करने का अधिकार भी किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है, और इसके अधिकार के द्वारा ना संसद जो है कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक जो होता है, कोई भी बिल होता है, संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है।
ठीक है, यानी कि जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत प्राप्त होता है ना, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन ये मानकर नहीं चला जा सकता है कि ये स्वीकृति मिल ही जाएगी, है ना। और इस सहमति के लिए ना शासक जो है दल या फिर गठबंधन के विभिन्न सदस्यों और सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते हैं, ठीक है। और यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त हो, राज्यसभा में ना हो, जैसा कि देखिए 1977 में जनता पार्टी को और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ना सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। और अनेक विधेयकों पर देखिए, जैसे लोकपाल बिल हो गया, आतंकवाद निरोधक विधेयक बिल हो गया, ठीक है, राज्यसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए वित्तीय नियंत्रण, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। आप सभी को पता है कि सरकार कार्य करेगी तो उसे धन की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी तो वो किससे धन लेगा? जनता से ही लेगा, बाय टैक्स, टैक्स के द्वारा, है ना। तो ये व्यवस्था जो है बजट द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब प्रत्येक जो है फेब या मार्च में बजट आता है, आप देखते होंगे सरकार अपने खर्चे का ब्यौरा देती है, ठीक है। और इस जिम्मेदारी के कारण ना विधायिका को कार्यपालिका के जो है खजाने पर नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है। तो सरकार के लिए संसाधन स्वीकृति करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। आप इस समय देखिए लोकसभा में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है, फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले ना लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और संसद की लोक लेखा कमेटी, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। लोक लेखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों में जांच कर सकती है। तो कौन कर सकती है जांच? नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा कमेटी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य जो है सरकारी धन का सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है कैग के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है इसे कैग, ठीक है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय संविधान के ये जो है भारत सरकार सभी प्रादेशिक, ठीक है, सरकारों के सभी तरह के लेख का अंकेक्षण यानी लिखित अंकेक्षण जो है करता है, और वह जो है सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। और उसकी जो रिपोर्ट होती है सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। और कैग जो है एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। और इसका मुखिया होता है लोक लेखा, जो है लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की मुखिया होती है ये, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम 8 अगस्त 2020 से, ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 2020 से हमारे नियंत्रक एवं लेखा जो है महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी मैं लिख के भी आपको बता देती हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो ये हमारे नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है बेसिकली देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 148 के 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे मैं आपको बात बताती हूँ लोक लेखा कमेटी के बारे में। तो लोक लेखा कमेटी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो कमेटी है ना, इस कमेटी का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सबसे पहली बार 1921 में हुआ। ठीक है, तब से ये अस्तित्व में है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, इसका कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का 1 वर्ष का होता है और समिति में जो है किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, यानी कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। समिति के कार्यों के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो इसका कार्य जो बेसिक कार्य है वो कैग, यानी कि जिसके बारे में मैंने अभी बताया ना, कैग, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं, ठीक है, जो वार्षिक अंकेक्षण होता है, व्यय का ब्यौरा होता है, इसकी जांच करना है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ना, राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। पहला विनियोग लेखा पर, दूसरा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और तीसरा जो है वित्त लेखा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर। इसके बारे में डिटेल वे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। अगला हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या है? देखिए, संसदीय जो प्रक्रिया होती है ना, जो प्रोसेस होती है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव ले लीजिए या फिर विश्वास मत या निंदा प्रस्ताव, ये सारी चीजें एक ही हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव ना जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा, ध्यान रखेंगे, पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो ये है कि एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। आमतौर पर अगर देखें तो जब संसद पे अविश्वास प्रस्ताव आता है ना, और अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वोटिंग होती है, वह विश्वास मत में विफल रहती है, तो किसी सरकार को 2 तरीके से जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। या तो भैया वो त्याग पत्र दे दे, दूसरी चीज या तो वो संसद को भंग करके आम चुनावों का अनुरोध राष्ट्रपति से करे। ठीक है, यही चीज इसमें भी बताई गई है। देखिए, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार जो है वो है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल या सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो ना, तब तक सरकार को हटाने की जो है शक्ति वास्तविक कम कल्पना ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि भाई विश्वास हासिल है, सदन में बहुमत भी प्राप्त है, तो कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 1989 की, 1989 की, इसके बाद से अपने प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव के कारण ना अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा और इनमें से प्रत्येक सरकार ने ना लोकसभा का विश्वास खोया। क्यों? क्योंकि वह जो है अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। अब इस प्रकार देखा जाए तो संसद जो है कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो भैया, सदस्य बहस में रुचि रखते हो भैया, और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार और जो है विपक्ष में आपस में समझौते करने की इच्छा हो। अब आप ये देखिए कि पिछले 2 दशकों में ना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों में और इसमें होने वाली बहस पर जो है खर्च किए जा रहे समय का उत्तरोत्तर गिरावट आया है। अब इसके अतिरिक्त देखिए कि संसद के दोनों सदनों में ना गणपूर्ति यानी कि कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं आई हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति जो है वो प्रभावित हुई है। ये तो हुआ किताबी ज्ञान। अब मैं आपको बताती हूँ अविश्वास प्रस्ताव अपने तरीके से। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे पता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, फिर से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी होती है ना, बहुत सारी विपक्षी पार्टी होती है, ठीक है, तो लोकसभा में किसी मैं उदाहरण देके समझाऊं कि अब देखिए इस समय
सत्ता दल में जो है बीजेपी पार्टी है और विभिन्न विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, ठीक है, सपा बसपा आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियां हो गई, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है, ठीक है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। और आर्टिकल अगर 75 की बात करूं ना, तो आर्टिकल 75 में ये कहा भी गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, यानी कि इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यानी कि ये जो है केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, ठीक है। इसका स्वरूप होता है एक सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के 2 महीने पहले जो है उसे संसद में अविश्वास प्रस्ताव की चुनौती मिल भी रही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेलुगु देशम पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको नहीं पता होगा, चलिए छोड़िए, हटाइए ये सब सारी चीज़ें। अगर मैं इतिहास में लौट के चलूँ तो भारतीय संसद के इतिहास में सबसे पहला जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया पता है आपको? 1963 में। और एक ये जीएस का क्वेश्चन रेडी। 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनकी सरकार के खिलाफ रखे गए प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347। तो संसद में 26 से ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, आज तक की मैं बात बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा या 15 प्रस्ताव जो है ना इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है सरकार के जो है खिलाफ रखा गया है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए ना अब तक पहली बार 1978 में सरकार गिरी है, मोरारजी देसाई की। 1979 की मैं बात करूं तो अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण ना चौधरी चरण सिंह, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। 1989 में इसी प्रकार वीपी सिंह जो है राष्ट्रीय मोर्चा और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद इस्तीफा देने पड़ा। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हम समितियां दी हुई हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि किस प्रकार जो है संसद जो कार्यपालिका पर संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है, प्रश्नकाल क्या होता है, ठीक है, शून्यकाल क्या होता है, ठीक, और क्या पढ़ा हमने, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली। आपको समझ में आया? और अगर कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन एक भी कमेंट नहीं आता। अगर क्वेश्चन नहीं पूछने तो थोड़ी सी तारीफ़ ही कर दिया करो मैडम की, है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए गाइस, और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच।